Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 6 वर्क लाइफ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स लेसन 22 द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to study section 22.2 Organizational Climate. Climate is the atmosphere of an organization, a relatively enduring quality of its internal environment which is experienced by the members and influences their performance. It conveys the impression people have about the internal environment within which they work. It may also be viewed as the degree to which organizational rules are reinforced by the administrative component. It also represents the attitudes of the organizational members towards the organization itself. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है मेंबर्स का। तो ये सब जो है वो इन्फ्लुएंस करता है उनके एटमॉस्फेयर को, ठीक है। ये दिखाता है कि जो लोग हैं उनका इम्प्रेशन कैसा है, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, कि उनका अपना वर्क करने के बारे में कितना एक्सपीरियंस है और उनका क्या इम्प्रेशन बन रहा है। और ये भी दिखा जाता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये क्या दिखाता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स है उनका खुद के ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसा एटीट्यूड है। Thus, organizational climate often distinguishes one organization from another. It is relatively enduring over a period of time and influences the behavior of the members of an organization. It may be noted that there may be differences in the climate of different departments like HR, production, research and development. तो हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात करें तो इससे पहले हम लोग इंटरनल क्लाइमेट देख रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे क्या कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्टिंगाइज किया जाता है, तो उसके भी क्लाइमेट को चेक किया जाता है। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक टाइम के बाद चेक किया जाता है। और उसमें भी जो भी मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर को किस प्रकार से उस ऑर्गेनाइजेशन को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई भी मेंबर है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ओके, तो उसका जो बिहेवियर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है ये चेक किया जाता है। ये भी नोट किया जाता है कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो क्लाइमेट है वो कैसा एक दूसरे से अलग है। जैसे एचआर का डिपार्टमेंट का जो भी क्लाइमेट है वो कैसा है प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट से या रिसर्च और डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट से। In understanding organizational climate, it is necessary to know how organization members communicate and relate to each other, the amount of cooperation between the level of satisfaction and so forth. All these factors determine the effectiveness of an organization. An organization is likely to be more effective if there is two-way communication, employees are cooperative and have a positive view of the organization. Such employees have higher job satisfaction and commitment. Their productivity also be higher. A positive organizational climate results in making employees more satisfied and productive. तो हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को समझने के लिए हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है, जो भी सदस्य है, उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसा है, वो किस प्रकार से आपस में संबंध बना रहे हैं, तो वो उनका जो कॉपरेशन का जो लेवल है आपस में वो कितना है, क्या वो सेटिस्फाइड है अपने जॉब से, अपने वर्क से या नहीं। ये जितने भी फैक्टर्स है वो डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को, कि वो अच्छे प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या नहीं। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में टू वे कम्युनिकेशन हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोऑपरेटिव हो और उनका अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया हो। ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने जॉब से बहुत ज़्यादा हाई सेटिस्फाइड होते हैं और उनको अपने जॉब के प्रति कमिटमेंट होता है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। उनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और एक जो पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है, इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपने जॉब से और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ओके। Determinants of climate.
Many factors determine the climate of an organization. At least 4 of these seem especially relevant. These are, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है. इसमें से जो 4 है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और इन्हीं 4 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? It is the framework of authority, responsibility relationship in an organization. It clarifies who is to supervise whom and who is responsible to whom. It serves as the basis of interpersonal relationships between supervisors, subordinates, and co-workers. For example, if the top management feels the need to give greater emphasis to the subordinates, it will follow a decentralized structure. This means there will be fewer layers in the hierarchy and employees would be encouraged to participate in decision making. But if top management likes to maintain greater consistency in decision making, it would follow a centralized structure. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो फ्रेमवर्क है अथॉरिटी का वो कैसा है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप कैसा है. ये क्या देखता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज कौन करेगा, मतलब कि उस सभी एम्प्लॉयज़ को देखने वाला कौन रहेगा, एक सुपरवाइजर, या फिर कौन किसके प्रति जिम्मेदार है, कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा. ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बेसिस है. ये रिलेशनशिप किसके बीच का है? सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट्स और कोवर्कर्स जो सब मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए एक जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या फील करेगा कि उसका जो भी इम्पैसेंस है वो सबऑर्डिनेट्स पे जाएगा. और इसके बाद फिर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर आएगा. इसका मतलब क्या कि जो हियरार्की ये बन रहा है हमारा, इसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक दूसरे को पहले तो इंकरेज करेंगे काम करने के लिए, फिर डिसीजन मेकिंग में ये पार्टिसिपेट भी करेंगे. अगर जो टॉप मैनेजमेंट है वो अच्छे से मैनेज कर रहा है, ओके, ग्रेटर कॉन्सिस्टेंसी के साथ कि वो एक अच्छा सा निर्णय ले पा रहा है, तो जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है वो उसको फॉलो करेगा. उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला स्ट्रक्चर है कोवर्कर्स, वो भी अपने सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की बातों को फॉलो करेंगे. नाउ टेक्नोलॉजी. The nature of technology employed by an organization also influences the organizational climate. For example, routine technologies like assembly lines tend to create rules, leading to a rigid climate where trust and creativity are low. More dynamic and changing technologies, example, aerospace engineering, seem to lead to greater trust and personal responsibility for task accomplishment. तो नेचर जो टेक्नोलॉजी का वो क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी को एम्प्लॉय करता है, ठीक है, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को वो देखना है. एग्जांपल के लिए हम लोग जब रूटीन टेक्नोलॉजीज को देखेंगे तो जब हम लोग असेंबली लाइंस में देखेंगे तो उसमें रूल्स को क्रिएट किया जाता है. वहाँ का एक रिजिड क्लाइमेट होता है, वहाँ पे ट्रस्ट चाहिए और जो वहाँ का जो क्रिएटिविटी होता है बहुत ज़्यादा लो होता है. अगर कोई असेंबली लाइन में अपने मन से कहीं भी लाइन लगाता है तो उसे डांट पड़ेगी, उसे रूल को फॉलो करना ही है. अगर हम लोग इसको ज़्यादा देखेंगे कि कहीं की टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रहा है, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, उनका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक दूसरे के प्रति, और जो भी काम उन्हें दिया जाता है वो उसे अच्छे से फुलफिल कर लेते हैं. एक्सटर्नल एनवायरमेंट. एक्सटर्नल इवेंट्स or factors that have relevance for employees may also affect the climate. For example, when economic conditions are severe, organizations are forced to cut down the number of employees. Those who remain would probably perceive the climate as threatening with little warmth, support and low motivation. तो जो एक्सटर्नल इवेंट्स या जो फैक्टर्स होते हैं वो भी एम्प्लॉयज़ के लिए रेलिवेंस होते हैं और वो क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकता है. कैसे? एग्जांपल के लिए देखते हैं, जब कोई इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा सीवियर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, उनका जब अपना इकोनॉमिक कंडीशन नहीं ठीक है तो वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कट डाउन करते रहते हैं, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ उनको घटाते जाते हैं, ठीक है, वो हटा देते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जब इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कहाँ से दे पाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को वहाँ से हटा देते हैं. और जो बच जाते हैं उनको क्या, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको लो मोटिवेशन रहता है, मतलब उनको कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं रहता और उन्हें हमेशा डर रहता है कि उनकी नौकरी भी अब कहीं चल ना जाए. Management policies and practices. Managers who provide their subordinates with more autonomy and feedback contribute significantly to the creation of achievement-oriented climate, leading to greater productivity.
अगर हम लोग बात करें जो मैनेजर्स है वो जो सब ऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ऑटोनोमी के साथ, और जो फीडबैक आ रहा है कंट्रीब्यूट करके वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि इनमें एक अलग क्लाइमेट बनेगा, अचीवमेंट ओरिएंटेड क्लाइमेट बनेगा, जिसमें क्या होगा कि जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 22.1, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।